बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समाप्त करने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं, जो कि बच्चों आपका है यूनिट 2। और इस यूनिट 2 का हम लोग पहला अभ्यास वैद्युत चालन शुरू करेंगे और वैद्युत चालन के बहुविकल्पी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, बिना टाइम गंवाए बहुत ध्यान से सभी पॉइंट्स को समझेंगे और नोटिस करेंगे कि सारे क्वेश्चन क्या क्या रहे हैं। बच्चों, काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे सिलेबस टाइम से समाप्त होंगे। आप लोग बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या कह रहा है बच्चों, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों पॉइंट्स को। कह रहा प्रति सेकंड, नोटिस करेंगे बच्चों, कह रहा प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। कह रहा कोई चालक है, उसमें कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 3.2 एम्पियर। यहां बच्चों पहले क्वेश्चन में जो हमारा करंट का मान दिया है वह दिया है बच्चों 3.2 एम्पियर। कह रहा प्रति सेकंड, यानी जो टाइम दिया है बच्चों वह प्रति सेकंड की बात कर रहा है, यानी टी बराबर कह रहा है हर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्रवाहित होगी बच्चों, यानी एन पूछ लिया है। क्या पूछ लिया बच्चों, एन। और यहाँ चार्ज कौन है बच्चों, जो प्रवाहित हो रहा है चार्ज वह कौन है, तो वह इलेक्ट्रॉन है। यानी जो चार्ज होगा बच्चों वह इलेक्ट्रॉन होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा चार्ज का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है बच्चों। पूछा क्या है, हमसे पूछा है एन। तो अगर याद हो बच्चों आप लोग को, वैद्युत धारा दिया है, आवेश दिया है, एन दिया है, तो आपको इतना जरूर याद होगा बच्चों वैद्युत धारा का परिभाषा, या फिर आप कह सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है बच्चों, Q बराबर या नहीं, यानी Q बराबर प्लस माइनस या नहीं। क्लियर है बच्चों। बच्चों यहाँ हमें Q नहीं पता है, लेकिन हम यह जानते हैं Q बराबर होता क्या है बच्चों, तो Q बराबर हम जानते हैं होता है I × T बराबर क्या हो जाएगा, NE। Q बराबर क्या होता है, I × T। कैसे होता है, तो बच्चों इतना आपको जरूर याद होगा, आवेश प्रवाह की दर क्या होता है, I बराबर Q/T। तो यहाँ से Q अगर ज्ञात करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, Q बराबर IT। ज्ञात क्या करना है, तो हमें n ज्ञात करना है। तो ई मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएंगे बच्चों, डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा n बराबर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, I का मान कितना है 3.2 गुणे T का मान कितना दिया बच्चों 1 सेकेंड बटे ई गुणे में बटे में आ जाएंगे। ई का मान कितना है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है बच्चों। एक अंक पे दशमलव यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे। 16 दूना 32 और माइनस से ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस, यानी 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों प्रति सेकंड क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 3.2 एम्पियर प्रति सेकंड की बात कहा है, यानी टाइम जो हो गया वह हो गया बच्चों आपका 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया है। चार्ज कौन होंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। बच्चों यहाँ देखिए, हमें ज्ञात करना है n, तो आवेश का क्वांटीकरण हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, ये नहीं। और Q बराबर क्या होता है बच्चों, Q बराबर हम ये भी जानते हैं IT होता है। कैसे, यहाँ से आप देख सकते हैं n ज्ञात करना, ई मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, n बराबर आ गया कितना बच्चों 2 × 10⁻19। कहाँ ऑप्शन में है 2 × 10⁻19, तो आप लोग देख सकते हैं हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा एक इलेक्ट्रॉन, नोटिस करेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्या करता है बच्चों, घूमता है। क्या कर रहा है, की दर से क्या कर रहा है, घूम रहा है। कह रहा लूप में धारा होगी। बच्चों ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो हमने इस चैप्टर का हमने क्या किया था, एक इकाई 2 में हम लोग
किसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने इसमें पूरा बेसिक पॉइंट से समझा है। यहाँ पे हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास तो करेंगे ही, और पूरा डीपली जानना है तो इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। यहाँ समझेंगे बच्चों क्या कह रहा है, वीडियो लिस्ट में जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। इस प्रश्न में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्या करता है, घूमता है। बच्चों क्या कह रहा है, कक्षा में 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहा है, घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में इतने के चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहा है, घूम रहा है। कह रहा है इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, इसका सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। कह रहा लूप में धारा कितना होगा बच्चों, कह रहा लूप में धारा कितना होगा, यानी यहां तो पूछ लिया है आई, क्या पूछ लिया बच्चों, आई। हमें पता क्या है, तो अगर हम धारा की बात करें, आवेश प्रवाह की दर क्या कहता है, I = Q/T। ठीक है सर जी, I = Q/T। सर जी प्रश्न कह रहा है टाइम की बात करें तो टाइम कितना है प्रति सेकंड, यानी टाइम तो 1 हो जाएगा, लेकिन चार्ज नहीं पता है, चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगा रहा है बच्चों, 6 × 10⁻15। तो थोड़ा सा अगर हम आवेश का क्वांटीकरण लगाएं तो यानी E/, क्या होगा, T, तो N का मान हो जाएगा 6 × 10⁻15, 6 × 10⁻15, E का मान 1.6 × 10⁻−19, और T का मान प्रति सेकंड की बात कहा है तो T बराबर मान ले रहे हैं कितना, 1 सेकंड। T बराबर कितना मान ले रहे हैं, 1 सेकंड। अब नोटिस करेंगे बच्चों, तो यहाँ 16 × 6 = 96, तो हो जाएगा 9.6, 19 में से 15 घटेंगे तो बच्चों हो जाएगा 10⁻⁻4। ऑप्शन में कहीं तो ऐसा है नहीं, ऑप्शन में मिली है तो मिली मतलब होता है 10⁻3। अगर दशमलव को यहाँ, हाँ यहाँ नोटिस करेंगे बच्चों, एम्पियर यह तो हो नहीं सकते, और यहाँ ना दीज हो नहीं सकते, कोई तो ऑप्शन जरूर आएगा। 9.6 आया है, यहाँ माइक्रो माने 10⁻6। अगर दशमलव यहाँ देखिए 9 के पहले दशमलव यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर हम दशमलव को यहाँ लाते हैं 0.96 करते हैं बच्चों, तो जब दशमलव बाएं से दाएं आता है तो 10 पे 1 प्लस घात जुड़ता है, यानी 0.96 10 पे +1 होगा, और +1 होगा तो 3 में से घटेगा तो 10⁻3 बचेगा, तो -3 बच रहा है, तो माइक्रो यानी 10⁻6, और मिली मतलब बच्चों क्या, 10⁻3, यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.96 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.96 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 0.96 मिली एम्पियर। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यह भी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा VD पर E की कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों याद रखेंगे कि VD और E पर कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है। तो इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, जब भी VD पर E की कौन सी निर्भरता, यानी VD पर E जो है किस प्रकार निर्भर करता है और यह ओम के नियम को कैसे पालन करता है, तो यह रिलेशन जो बच्चों आपका है, यह आपका है VD प्रोपोर्शनल E²। क्या है बच्चों, VD प्रोपोर्शनल E²। इस पॉइंट को याद रखेंगे, VD प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, E²। क्लियर है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा J और VD में संबंध है। इस प्रश्न को समझने से पहले आप लोग एक प्रश्न और समझिएगा। एक प्रश्न और क्या बच्चों, I और VD में संबंध है। किसमें बच्चों, वैद्युत धारा और अपवाह वेग, जिसको अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों, VD क्या है, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैद्युत धारा और अपवाह वेग में जो संबंध है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह होता है I = NEAVD। क्या होता है बच्चों, I = NEAVD, यानी वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में क्या संबंध है, तो I = NEAVD। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा J और VD में संबंध, तो J क्या होता है बच्चों, J बराबर होता है I/A। मतलब सर जी J को कहते हैं बच्चों करंट डेंसिटी, यानी धारा घनत्व, और यह क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को हम कहते हैं क्या बच्चों, धारा घनत्व, यानी फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट एरिया मतलब क्या बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कह देंगे, धारा घनत्व। अब यहाँ से बच्चों अगर हम I का मान रख दें तो J बराबर हमें मिलेगा NEAVD, और बटे क्या बच्चों A, तो A से A खत्म, तो J बराबर क्या हो जाएगा, NEVD। क्या यह बात समझ में आया बच्चों। तो यहाँ जो रिलेशन हो जाएगा आपका J बराबर हो जाएगा NEVD।
आई होप आपको यह प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। तो अगर सारे प्रश्न क्लियर हैं तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और बहुविकल्पी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं बच्चों यह प्रश्न है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। यह 7, 8, 9, 10 ऐसे प्रश्नों में बच्चों काफ़ी डिफिकल्टीज होती है बच्चों समझने में। तो इसलिए इस प्रश्नों को हम बहुत ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि अगर इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बने तो आपसे गलती ना हो। आइए देखते हैं बच्चों यह प्रश्न क्या क्या रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों, एक तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि की जाती है। एक तांबे के तार को खींचकर, तार को क्या करके बच्चों खींचकर 1% लंबाई में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई। तो कह रहा है प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहां पे ऑप्शन में हमें दिया है वृद्धि, 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 यहां कमी 2% की कमी, वृद्धि 4% की वृद्धि, 1% की वृद्धि। तो यह पहले जान लीजिए बच्चों, यह पहले हम जान लें कि जब तार को खींचे तो प्रतिरोध में वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, प्रतिरोध का तात्पर्य है बच्चों धारा के मार्ग में बाधा, यानी करंट के मार्ग में क्या, बाधा। अब मान लीजिए हमारा कोई तार है, इसका एरिया कुछ इतना है, इसका एरिया इतना कुछ है, धारा इसमें से जा रही है, कुछ बाधाएं आ रही होंगी, प्रतिरोध कुछ होगा। अब हम इसको खींच दें, इसको क्या कर दें बच्चों, खींच दें, यानी इस तार को हम खींच दें। जब खींच देंगे तो इतना हो जाएगा और यह एरिया और क्या हो जाएगा बच्चों, पतला हो जाएगा। समझ रहे होंगे बातों को। मान लीजिए इस तरह से यह तार है, अब इस तार का क्षेत्रफल कुछ होगा यहाँ पे। अब इसको हम खींचते हैं तो देखते हैं यह तार क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जब बच्चों तार पतला हो जाता है तब तो यह एरिया और कम हो गया। धारा पहले जा रहा था, अब इतना ज़्यादा एरिया था, और पतला हो गया तो कम एरिया हो गया। अब धारा के मार्ग में जाने में और बाधाएं आएंगी, क्योंकि अब ये आप बताइए, आपको इतने स्पेस में भेजें और इतने स्पेस में भेजें तो इतने स्पेस में जाने में बहुत दिक्कत होगा, इतने स्पेस में बहुत आसानी से आप क्या होंगे, चले जाएंगे। यानी जब तार को खींच देंगे तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो धारा के मार्ग में बाधा आएगी। मतलब क्या बच्चों, उसकी प्रतिरोध जो होगा, यानी धारा के मार्ग में बाधा डालने वाला कौन है, प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो हमें यह पता चल गया कि वृद्धि तो होगा, कमी होगा नहीं। कभी भी बच्चों यह ऑप्शन गलत हो जाएंगे, कभी भी याद रखेंगे, कभी भी बच्चों तार की लंबाई की हम जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में हमेशा क्या होगा, वृद्धि होगा। ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, नहीं, प्रतिरोध भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। कैसे, आइए समझिएगा। कह रहा है 1% लंबाई में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा बच्चों, कुछ लोगों की कॉन्सेप्ट जो है यह याद रहता है, R बराबर रो इंटू L बाई ए। तो यहाँ से कह देते हैं बच्चों R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, L के। क्या कह देते हैं, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, L के, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। तो सोच लेते हैं 1% लंबाई में वृद्धि हुआ तो 1% जो है प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाएगा, और इसको लगा देते हैं जो कि हो जाता है क्या, गलत। बच्चों यह क्वेश्चन तो काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं कराएंगे। जब हम लघुत्तरी कराएंगे तो जरूर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व उसमें हम पूरा भी एक्सप्लेन करके करेंगे। यहाँ कैसे जाने, तो यहाँ जानने के लिए बच्चों आप छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे कि R में जो परिवर्तन होगा वह होगा 2 गुणे लंबाई में परिवर्तन। किसमें बच्चों, लंबाई में परिवर्तन। मतलब सर जी, मतलब ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, 1%। लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, 1% का वृद्धि हुआ। जब लंबाई में 1% का वृद्धि हुआ तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना परसेंट हो जाएगा, 2% हो जाएगा। और अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया ही, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी 2% की कमी तो होगी नहीं, इसलिए 2% की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। क्या ये आपको यह प्रश्न समझ में आया। इस फार्मूले से आपको आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन को कंपेयर मत कीजिएगा, नहीं तो गलती होने का 100% चांस बनेगा। लेकिन अभी इस प्रश्न को आप प्रतिरोध वाले से कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों, इस वाले को। क्यों, आइए समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपको लंबाई में परिवर्तन दिया तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा बच्चों, R बराबर 2 गुणे लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन 1% था तो 2 गुणे 1 यानी 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। आइए देखिए 8वां प्रश्न, एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी कर दी गई। एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। ध्यान से समझेंगे बच्चों, त्रिज्या में 1% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो कह रहा प्रतिरोध में परिवर्तन होगा।
तो बच्चों त्रिज्या में क्या की गई है, कमी। त्रिज्या में कमी कब आया होगा, जब क्षेत्रफल कम हुआ गया होगा, क्योंकि यह जो तार होता है यह सर्कुलर होता है और बेलनाकार होता है और यह आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या में कमी आया होगा यानी क्षेत्रफल में कमी आया होगा। ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों इस प्रश्न को। तो कितना लोग कहेंगे सर जी ए है तो आर प्रोपोर्शनल है एल बटे ए, यानी आर प्रोपोर्शनल है 1/a। तो यहाँ त्रिज्या में परिवर्तन यानी होता है बच्चों 1/पाई आर स्क्वायर। तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/r स्क्वायर। तो कह देंगे सर जी 1% यह हुए हैं 1%। अगर मान लो परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 11 में त्रुटि, तो हो जाएगा आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर पे -2। तो कह देंगे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 2 से गुणा हो जाएगा, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 से 1% दिया आर का मान, तो हो जाएगा 2 × 2% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि बच्चों आपका हो जाएगा 100% गलत। 2% की वृद्धि नहीं होगी। तो मतलब क्या सर जी, मतलब फिर कॉन्सेप्ट की बात समझते हैं बच्चों। प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगा, प्रतिरोध में क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि। कितना प्रतिशत, 4%। आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे बच्चों। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। यानी अगर त्रिज्या में 1% की कमी होती है तो प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी। क्लियर है बच्चों। अगर 1% की वृद्धि हुई होती त्रिज्या में तो 1/4% की क्या हुई होती, कमी हुई होती प्रतिरोध में। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ देखिए कह रहा 40 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर दी गई। कितनी लंबाई कर दी गई बच्चों, 2 गुनी लंबाई कर दी गई। नया प्रतिरोध यहाँ भी लंबाई किया गया है। आइए अब नोटिस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, यहाँ समझेंगे। कभी भी बच्चों छोड़ो, ये इसी से क्लियर कर लो। लंबाई 2 गुनी कर दी गई, लंबाई कितनी कर दी गई, 2 गुनी। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। और पहले कितना था 40 ओम, बाद में 4 गुना हो गया तो बढ़ा होगा 40 × 4 यानी 160 ओम हो गया होगा। अरे बच्चों ध्यान से समझेंगे, लंबाई में क्या कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई, तो प्रतिरोध में परिवर्तन 4 गुना हो जाएगा, 4% वृद्धि हो जाएगी। तो पहले तो 40 था, अब 4 गुना और बढ़ा तो 40 चौका कितना हो गया, 160 ओम हो गया। आई होप आपको यह भी प्रश्न समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है यल लंबाई तथा क्षेत्रफल ए वाले तार का किस स्थिति में प्रतिरोध सबसे कम होगा। इस प्रश्न को नोटिस करेंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट है आपका आर बराबर आप जानते हैं ρ×l/a। इसी प्रश्न से क्लियर करते हैं बच्चों। यह पॉइंट जरूर लिखेंगे, आर में परिवर्तन बराबर 2 × l में परिवर्तन। इससे आपका इस तरह से प्रश्न काफ़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आर बराबर ρ×l/a पे जाएंगे तो आप उसी तरह से करके क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। चूंकि लॉन्ग मेथड है उसको सॉल्व करने का, तो आगे हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यल और क्षेत्रफल ए वाले तार का किस स्थिति में प्रतिरोध सबसे कम होगा। किस स्थिति में प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो हमने क्या बताया, प्रतिरोध का आर बराबर ρ×l/a यही होता है बच्चों। ध्यान से समझेंगे, आर बराबर ρ×l। मान लो कोई तार है, जब लंबाई ये रहा होगा क्षेत्रफल ए। अब कह रहा है किस स्थिति में प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो बारी बारी से यल है, ए है, तो क्षेत्रफल कितना है, आर है। अब मान लीजिए हम लंबाई को 2l कर दें। ध्यान से समझेंगे बच्चों, लंबाई को कितना कर दें, ρ×2l, और क्षेत्रफल को आधा यानी a/ क्या कर दें 2। तो 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ρ×2 दूना 4 यानी l/a इंटू हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। ये तो पहले का 4 गुना हो गया, ये तो घटा नहीं क्या हो गया, पहले की अपेक्षा और बढ़ गया। इसको चेक करिए, पहला चेक हो गया, दूसरा तीसरा चेक करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, तो तीसरा कह रहा है आप यल को क्या मानिए, l/2। यहाँ देखेंगे r बराबर हो जाएगा ρ×l को क्या मानिए, l/2, और a को क्या मानिए 2a। a को क्या मानिए 2 है, बट्टे में नीचे आ जाएंगे तो ρ×l/ क्या हो जाएगा 4a, यानी इसको लिख सकते हैं ρ×l/a, और इन सभी के बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 4 है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1/4। तो यह पहले r था और 1/4 यानी यहाँ हो गया r/4। क्या हो गया बच्चों, r/4। यह मान किसका था, r का, या r' कह दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो r' हो गया r/ कितना, r/4 हो गया। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं। जब इसको चेक करेंगे बच्चों तो r' बराबर हो जाएगा ρ×l का मान कितना, l/2, और a का मान कितना, a/2। 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा ρ×l/a। तो ये भी r के ही बराबर है। यानी सबसे कम किस स्थिति में आया, इसी स्थिति में।
और यह स्थिति कौन सा है, क्योंकि r/4 आया है, L का मान L/2 और धारा का मान 2 एम्पियर, यानी लेंथ लिया है हाफ और करंट लिया है 2 एम्पियर यानी 2 गुना। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। जिस इस स्थिति में आपका जो प्रतिरोध होगा बच्चों सबसे क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको यह बात समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो बच्चों वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, वैद्युत चालकता इसका उल्टा होता है। प्रतिरोध माने धारा के मार्ग में बाधा, वैद्युत चालकता माने धारा को भेजना। तो वैद्युत चालकता बराबर हो जाएगा 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध, यानी वैद्युत चालकता बराबर 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध हो जाएंगे। आप यहाँ से क्या कह सकते हैं 1 बटे 500, और जब 1 में 500 से भाग देंगे तो शायद आ जाएंगे 0.002 एम्पियर। यह कोई आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा कि ना 0.002 ओम इनवर्स। क्लियर है बच्चों, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो चालकता का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम इनवर्स। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग कुछ और बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के कुछ और प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं बच्चों यह प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो बच्चों अभी तक हमने जाना कहा R बराबर रो इंटू L/A, हमने यह सूत्र बार बार देखा। तो यहाँ बच्चों जो रो है इसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। हमें इसी का मात्रक चाहिए। इसका मात्रक कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। रो इंटू L का लंबाई है, लंबाई का मात्रक तो सभी को पता होगा मीटर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा, मीटर बटे में है कहाँ जाएंगे, गुणे में, तो हो जाएंगे क्या ओम मीटर। तो यह किसका मात्रक हो गया बच्चों, रो का, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ओम इंटू मीटर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कह रहा विशिष्ट चालकता, तो बच्चों चालकता प्रतिरोध का जस्ट उल्टा है, तो ओम मीटर है, तो इसका हो जाएगा क्या, विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से कह देंगे। तो यह हो जाएगा बच्चों ओम पे इनवर्स, और किस पे हो जाएगा, मीटर पे इनवर्स। तो ओम पे इनवर्स मीटर पे इनवर्स नहीं है, तो यहाँ ऐसे लिख दिया है ओम मीटर, और इस पूरे पे क्या लिख दिया बच्चों, इनवर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओम मीटर और इस पूरे पे क्या, इनवर्स। जस्ट 12 का सेम ऑप्शन है बच्चों, यही ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में यह रहता तो इसे लगाते, ऑप्शन में यह नहीं है तो इसे लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर आपका यह होगा, और 12 के लिए आंसर आपका यह होगा। क्लियर है बच्चों। 13वां प्रश्न समझेंगे। कह रहा है 1 कूलम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको तो हम कह देंगे बच्चों, आप लोग याद ही कर लीजिए क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है। कह रहा है 1 कूलम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बच्चों, होती है 6.25 × 10⁸। ज्ञात कैसे करेंगे, तो आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर N ही। Q का मान कितना बच्चों, 1 कूलम आवेश है, N हमें ज्ञात करना है, 1.6 × 10⁻19 हो जाएंगे। गुणे में है बटे में आ जाएंगे, तो हो जाएंगे 1 बटे 1.6 × 10⁻19, यानी 1 बटे 1.6 माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +10⁻19। क्लियर है। एक अंक पे दशमलव है तो 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 से नीचे तो नीचे हो जाएंगे 16, और गुणे 10 पे कितना हो जाएगा बच्चों, 19। तो यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। अब यहाँ से जब भाग देंगे बच्चों तो आएगा शायद 2, ध्यान से समझेंगे, 0.625 × 10⁻19। दशमलव को यहाँ लेकर जाएंगे एक अंक के बाद 2.625, क्योंकि दशमलव के पहले 7 था।